हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। दोस्तों, हम राजस्थान की जो RBSC की 12वीं क्लास की इतिहास की पुस्तक है उसका तीसरा जो पाठ है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, इस पाठ को हमने 5 सीरीज बनाने का जो निर्णय है वो लिया था। तो इसका जो चौथा जो हिस्सा है वो आज हम इसको देखेंगे, जिसमें हम कुषाण वंश को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यूनानी आक्रमण जिसमें सिकंदर को पढ़ा था, उसके बाद में हिंद यूनानी जिसमें मिनांडर को पढ़ा था, उसके बाद में शक आए जिसमें रुद्रदामन को विशेषतः पढ़ा था, और आज बारी है कुषाण वंश की जिसमें मुख्यतः या मुख्य जो शासक है कनिष्क, उसके संबंध में हम जानकारी है वो अर्जित करेंगे। दोस्तों, इन जो विदेशी आक्रमणकारी थे इनके आने का जो क्रम था उसके हिसाब से ही हम एक एक करके उसको पढ़ रहे हैं। अर्थात पहले सिकंदर को पढ़ा, उसके बाद में हिंद यूनानी, फिर शक आए उनको पढ़ा, आज कुषाणों को पढ़ेंगे और उनके बाद में हुणों को पढ़ेंगे, जिनके जो आक्रमण हैं वो गुप्त काल में हुए थे। जो सिकंदर था उसका आक्रमण मौर्य काल से पहले हुआ था, और बाकी के हिंद यूनानी, शक और कुषाण, इनके जो आक्रमण है वो मौर्योत्तर काल में अर्थात मौर्य काल के पतन के बाद में और गुप्त काल के उद्भव से पहले का जो काल है 500 वर्षों का जो समय है उसमें हिंद यूनानी, शक और कुषाणों के क्रमशः आक्रमण है वो हुए थे, जबकि हुणों के आक्रमण है वो गुप्त काल में हुए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे कुषाण वंश की। ये जो कुषाण थे वो पश्चिमी चीन से आए थे। इनकी जो जाति थी उसका नाम था यूची जन जाति या यूची जाति। यूची जाति से ये लोग थे। इनकी 5 शाखाएं हुआ करती थी। इन 5 शाखाओं में एक जो शाखा थी वो थी कुषाण। बाद में जो कुषाण थे वो ज्यादा प्रबल थे और उन्होंने बाद की जो 4 शाखाएं थी उन पर भी अधिकार कर लिया। तो बाद में इनको कुषाण वंश या कुषाण शाखा ही कहा जाने लगा। तो यह जो कुषाण वंश था इसका जो प्रथम शासक था या स्थापक जो है, संस्थापक है, वो माना जाता है कुजुल कड़फिसस को। कुजुल कड़फिसस यह इस कुषाण वंश का संस्थापक था। इसके बारे में यही पूछा जा सकता है कि इसका संस्थापक है वो कौन था, तो वो था कुजुल कड़फिसस। इसके बाद में वीम कड़फिसस आया। इसके बाद में वीम कड़फिसस आया। कड़फिसस ये का यही रहेगा, वो आया। और इस वंश का सबसे महान शासक, या यूं कहें कि जितने भी विदेशी आक्रमणकारी प्राचीन भारत में आए थे उन सब में जो सबसे महान शासक था वो था कनिष्क। कनिष्क अपने 2-3 कामों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध रहा, जैसे कि शक संवत की स्थापना, जो कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, और बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संरक्षण, संपोषण और उसे अंगीकार करना। इन कारणों से जो कनिष्क है उसका भारतीय इतिहास में कुछ ज्यादा ही महत्व है। तो कनिष्क का जो राज्यारोहण है वो 78 ईस्वी में हुआ या एडी में हुआ, सन 78 में। हालांकि इसके राज्यारोहण को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद भी है, लेकिन सामान्यतः ज्यादातर जो विद्वान हैं वो 78 एडी को ही या 78 ईस्वी सन को ही कनिष्क के राज्यारोहण या शासक बनने का जो समय है वो मानते हैं। और इसी वर्ष से शक संवत शुरू होता है। शक संवत जो कि
भारतीय राष्ट्रीय संवत है। इसको राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया है। बहुत सारे लोग हैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं नाम को लेकर कि शक संवत अर्थात शकों द्वारा शुरू किया गया होगा, अर्थात विदेशी कैलेंडर रहा होगा। ऐसी बात नहीं है। यह जो शक संवत है वो भारतीय संवत ही है, इसीलिए इसको भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में जो स्वीकार्यता मिली है। तो शक संवत की स्थापना है या शुरुआत है वो 78 एडी में होती है, जबकि आप ध्यान देना जो विक्रम संवत है वो 57-58 ईसा पूर्व या बीसी 57-58 बीसी में यह शुरू होता है। आज 2020 चल रहा है। अगर इस 2020 में से 78 निकाल देंगे तो शक संवत आ जाएगा, और 2020 में 57-58 साल जोड़ देंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। और विक्रम संवत और शक संवत की बात करें तो विक्रम संवत है वो 135 वर्ष पहले शुरू हुआ था शक संवत से। तो यह जो शक संवत है यह कनिष्क ने चलाया, यह इसका महत्वपूर्ण काम माना जाता है। उसके बाद में चतुर्थ बौद्ध संगीति, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बाद में अंगीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म को लेकर 3 संगीतियों का पहले आयोजन हो चुका था, और जो चौथी संगीति है उसका आयोजन कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में किया, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान हैं वो आए थे। अब इस संगीति की बात करें तो पहले की जो 3 संगीतियां थी जिनका आयोजन अजातशत्रु, कालाशोक और सम्राट अशोक ने किया था, ये तीनों ही भारतीय शासक थे, जबकि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया था जो कि विदेशी शासक था। तो यह जो कनिष्क है उसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया, जिसमें 500 से ज्यादा विद्वान आए और 6 महीने से ज्यादा यह संगीति है वो चली। उस वक्त बौद्ध धर्म के 18 स्कूल या 18 विचारधाराएं हुआ करती थी। इन सब में एक रूपता इस संगीति द्वारा लाने का प्रयास किया गया, और इस संगीति के निष्कर्ष के तौर पर जो बात उभर कर आई या निष्कर्ष जो आया वो यह है कि इस संगीति के बाद में बौद्ध धर्म है वो 2 हिस्सों में बट गया, एक हीनयान और दूसरे महायान। अब इन दोनों में जो मुख्य जो अंतर है वो यह है कि हीनयान है वो पुरानी परंपरा के लोग थे, अर्थात यह बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और साथ साथ में यह भी मानते थे कि स्वयं के लिए प्रयास करते हुए निर्वाण प्राप्त करना चाहिए। इन्होंने सत्कर्मों पर ज्यादा जोर दिया, जबकि जो महायान संप्रदाय है वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते थे। वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने की तरफ ज्यादा जोर देते थे, और हीनयान की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, जबकि महायान की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। इन दोनों की जो संकल्पनाएं हैं वो अरहत और बोधिसत्व के रूप में सामने आई, अर्थात हीनयान है वो अरहत को मानने वाले थे, जबकि महायान है वो बोधिसत्व को मानने वाले थे। अरहत वह परम पुरुष है जो अपने सत्कर्मों द्वारा निर्वाण प्राप्त करता है, जबकि बोधिसत्व वह परम पुरुष है जो जब तक संसार का अंतिम व्यक्ति सांसारिक दुखों को भोग रहा है तब तक वो निर्वाण प्राप्ति की इच्छा है वो नहीं करता है, वो अपने सत्कर्मों द्वारा सभी को निर्वाण प्राप्ति की तरफ अग्रसर करता है। तो यह बोधिसत्व की संकल्पना थी। महायान जो संप्रदाय था वो ज्यादा उदार था,
और कनिष्क ने महायान को ही अपना राजधर्म है वो स्वीकार किया। इससे इस धर्म को ज्यादा स्वीकार्यता मिली और लोगों में महायान संप्रदाय का ज्यादा प्रचार प्रसार है वो हुआ। तो यह चौथी बौद्ध संगीति है, उसके बारे में जिक्र है वो हुआ। उसके बाद में रेशम मार्ग की बात करते हैं। रेशम मार्ग से तात्पर्य है कि चीन का जो रेशम था वो उस वक्त बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। और हम यूरोप की तरफ जाए तो भूमध्य सागर है, उसका उत्तरी हिस्सा और कुछ कुछ दक्षिणी हिस्सा, इस पर एक सुविख्यात साम्राज्य हुआ करता था उस वक्त, जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। इस रोमन साम्राज्य में चीन के रेशम की बड़ी भारी मांग हुआ करती थी। तो जो व्यापारी वर्ग था वो चीन से स्थल मार्ग द्वारा रोमन साम्राज्य तक रेशम को पहुंचाता था। यह जो मार्ग है वो मध्य एशिया होकर गुजरता था। तो जो सम्राट कनिष्क था उसका रेशम मार्ग पर भी अधिकार हुआ। सम्राट कनिष्क का वर्तमान के 9 देशों पर अधिकार था। जो वर्तमान राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो उसका जो अधिकार है वो 9 देशों पर था। मध्य एशिया से लेकर गंगा घाटी तक उसका राज्य क्षेत्र हुआ करता था। रेशम मार्ग पर भी उसका अधिकार था। तो रेशम मार्ग से उसको बहुत बड़ी भारी मात्रा में टैक्स या कर है, व्यापारिक कर है, वो प्राप्त होता था, जो उसकी समृद्धि में सकारात्मक बिंदु माना जाता है। तो रेशम मार्ग है उस पर भी सम्राट कनिष्क का अधिकार है वो हो गया था। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रेशम मार्ग पर किस भारतीय शासक का अधिकार रहा था, तो वो था सम्राट कनिष्क। फिर बात आती है कनिष्क के दरबारी विद्वान कौन कौन थे और उनकी क्या विशेषता थी। तो एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था वसुमित्र। यह जो वसुमित्र है इसी ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। दूसरा जो विद्वान है उसका नाम है अश्वघोष। अश्वघोष है, इसको कनिष्क ने मगध पर आक्रमण के वक्त, पाटलिपुत्र पर आक्रमण के वक्त वहां से प्राप्त किया था। और अश्वघोष के साथ साथ में उसने बुद्ध का भिक्षा पात्र जो कि काष्ठ निर्मित था उसको भी प्राप्त किया था। और ऐसा माना जाता है कि अश्वघोष से प्रभावित होकर ही कनिष्क है वो बौद्ध धर्म को अंगीकार करता है। अश्वघोष ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की उपाध्यक्षता की थी और इन्हीं के प्रयासों से यह बौद्ध संगीति है वो सफल भी रही। अश्वघोष ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरित। इसके अलावा अश्वघोष ने सूत्रालंकार, सारिपुत्र प्रकरण भी पुस्तकें हैं वो लिखी। सौंदरानंद भी पुस्तक इन्हीं की लिखी हुई थी। फिर एक जो बड़ा विद्वान है नाम वो है नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, तो वो है नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो दार्शनिक, विद्वान, वैज्ञानिक और बहुत सारी जो विशेषताएं थी उनमें थी। इन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत है वो दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। और इसी के साथ साथ में इन्होंने बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसमें एक दार्शनिक सिद्धांत दिया जिसको माध्यमिक शून्यवाद भी कहा जाता है या माध्यमिक शून्यवाद कहा जाता है। इनके अलावा
चरक और सुश्रुत, ये दो चिकित्सक उनके दरबार में रहते थे। चरक और दूसरे थे सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता लिखी और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के प्रारंभिक चिकित्सक माने जाते हैं। इनके अलावा एक और विद्वान था जिसका नाम था पार्श्व, और सम्राट कनिष्क के दरबार में इनके अलावा कुछ यूनानी विद्वान भी रहते थे। अब उस वक्त की कला की बात करते हैं तो हमने जब हिंद यूनानियों को पढ़ा था तो हमने यह पढ़ा था कि उनकी जो मूर्ति कला थी उसका नाम था हेलेनिस्टिक कला। उसका नाम था हेलेनिस्टिक। यह यूनानी मूर्ति कला थी। तो हिंद यूनानी जब उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया तो यहां साकल है, वहां पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई जो कि गांधार प्रदेश वाला इलाका था। तो वो अपने साथ साथ में इस हेलेनिस्टिक कला को भी ले आए। लेकिन जो भारतीय कला थी, भारतीय मूर्ति कला थी जो कि यहां प्रचलित थी, उससे इस हेलेनिस्टिक कला का सम्मिश्रण है वो हुआ। और धीरे धीरे कुषाण काल में इस जगह पर एक मूर्तिकला का नवीन रूप उभर कर आया जिसको इसके क्षेत्र के कारण गांधार कला भी कहा जाता है। गांधार मूर्तिकला, क्योंकि इसका जो उद्भव क्षेत्र है वो यह गांधार प्रदेश था। यह जो गांधार कला है वो हेलेनिस्टिक कला और भारतीय कला का सम्मिश्रण था या मिश्रित रूप था। इसमें विषय वस्तु जो होती थी वो भारतीय साहित्यों से ली गई होती थी या भारतीय थी, लेकिन निर्माण की जो कला थी वो यूनानी प्रभाव से थी। जैसे कि बुद्ध का जो मुंह है वो ग्रीक देवता अपोलो की तरह था। उनका जो पहनावा है रोमन टोगा की तरह था। भारी होठ, तनी हुई आंखें, केश विन्यास, यह सब यूनानी था, जबकि विषय वस्तु थी वो भारतीय थी। जैसे कि बुद्ध और बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में बनी हुई मूर्तियां, जैसे अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, भूस्पर्श मुद्रा, वरद मुद्रा, ये सारी जो मुद्राएं थी वो भारतीय थी। तो इस तरीके से कनिष्क के काल में गांधार कला का भी विकास हमें देखने को मिलता है। फिर बात आती है निष्कर्ष और आत्मसातीकरण की। कनिष्क जो कि विदेशी शासक था, लेकिन इसने भारतीय रीति रिवाज, परंपराओं और धर्म को अंगीकार किया और भारतीय सभ्यता संस्कृति का विकास एवं विस्तार दूसरे क्षेत्रों में भी किया। हमें मध्य एशिया के खोतान हो, यारकंद हो या और भी बहुत सारी जो जगह हैं, चाहे कंधार हो, वहां पर मिलने वाली बुद्ध की मूर्तियां यह हमें यह एहसास कराती हैं कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार है और भारतीय संस्कृति का जो प्रचार है वो कनिष्क ने भारत से बाहर भी बहुत देशों तक किया। और अंत में जाकर जो कनिष्क है और जो कुषाण लोग हैं वो भारतीय समाज में इस तरीके से घुल मिल गए और उनका इस तरीके से आत्मसातीकरण या विलीनीकरण हो गया कि आज यह पता लगाना भी मुश्किल है कि कुषाणों के वंशज कौन थे। आज का आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।